हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बेसिक केमिस्ट्री कंप्लीट करी। मोल क्या होता है, उसका नंबर के साथ क्या रिलेशन है, वॉल्यूम के साथ यदि गैसियस स्टेट है तो क्या रिलेशन हो सकता है, एंड मास मोल का कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली लास्ट लेक्चर के अंदर। यदि वो आप लोगों को पता है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे वो आपने कर लिए हैं, तो फिर आज हम लोग एक नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं एंड आज से आपका ये चैप्टर शुरू हो जाता है। तो अब आपको रेगुलरली पढ़ाई करनी पड़ेगी, नोट डाउन करके उसका रिवीजन भी प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। ओके, शुरू करते हैं हम लोग सेकेंड चैप्टर से, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें बहुत सारे स्किल बेस्ड एंड लॉजिकल क्वेश्चंस निकल के आएंगे। आप लोग कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, इसमें से 2 क्वेश्चन तो बनते ही है, तो 2 क्वेश्चन तो इसमें से जरूर आते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा। अब आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये वर्ड ही बहुत कुछ बता देता है, एटम एंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एटम कहां से आया, और एटम सबसे पहले किसने, एटम जैसा है कुछ दुनिया में, ऐसा किसने मान लिया। तो वहां पर 2 टाइप के साइंटिस्ट थे। नंबर 1 अर्ली इंडियंस। अर्ली इंडियंस का मतलब है कि जो पहले के जमाने के लोग थे, जो साइंस में बिलीफ रखते थे, ओके, या हमारे ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने भी एटम के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र किया है। तो यहां पर सबसे पहले बात आएगी अर्ली इंडियंस, एंड सेकेंड पॉइंट आएगा ग्रीक फिलोसोफर्स। ओके, तो अर्ली इंडियंस एंड ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे, उन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया कि दुनिया में एटम जैसा कुछ है। एटम के बारे में सबसे पहले उन्होंने इंफॉर्मेशन दी। लेकिन ये एटम वर्ड आया कहां से, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखिए बेटा, ग्रीक लेटर जो है उसमें एक वर्ड है, और उस वर्ड का नाम है एटोमियो। एटोमियो जो वर्ड है, इसमें से ही एटम वर्ड डिस्क्राइब हुआ है। अब कहानी यह है कि ये एटोमियो का मतलब क्या है। तो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर इसका मतलब होता है अनकटेबल, अनडिविजिबल। तो जिनको डिवाइड नहीं कर सकते, जिनको हम कट नहीं कर सकते, उसी को हम लोग बोलते हैं एटोमियो। अंडरस्टूड? ग्रीक लैंग्वेज में एटोमियो उसी को बोलते हैं जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, जिसे हम कट नहीं कर सकते, और वहां से ये वर्ड डेवलप हुआ, दैट इज एटम। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये एटम वर्ड कहां से आया वो आपको पता चल गया। अब हम लोगों को बात करनी है कि इसके ऊपर काम किसने किया। तो एक साइंटिस्ट है, बात है 1908 की, डाल्टन करके साइंटिस्ट है। देखिए, केमिस्ट्री के अंदर पर्टिकुलर ईयर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कौन से साल में खोज हुई, ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा। खोज के बारे में जरूर पूछा जा सकता है। तो डाल्टन करके साइंटिस्ट है, और उसने सबसे पहले एक थियरी डेवलप करी, उसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक थियरी ऑफ डाल्टन। एटॉमिक थियरी ऑफ डाल्टन। अब ये थियरी हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, लेकिन सिर्फ पॉइंट याद रखिए कि एटॉमिक थियरी ऑफ डाल्टन के थ्रू हम लोग क्या समझने वाले हैं। तो इसके बेस में ये थियरी जो है वो किसकी कौन से स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो स्टेटमेंट है द एटम इज अनकटेबल। एटम इज अनकटेबल, एटम इज इंडिविजिबल, या एटम इज अनकटेबल। मींस एटम से छोटा पार्टिकल पॉसिबल नहीं है। इसी बात के ऊपर ये थियरी जो है वो डिपेंड करती है। मींस थियरी का जो बेस है वो सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट के ऊपर है कि एटम इज अनकटेबल, एटम से छोटा पार्ट पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या ये सही स्टेटमेंट है बेटा? तो इनिशियली तो सही था, लेकिन 19th सेंचुरी के एंड में एंड 20th सेंचुरी की शुरुआत में और प्रैक्टिकल हुए और खोज हुई, और पता चला कि एटम के और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स पॉसिबल हैं, जिसे हम लोग एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल सकते हैं।
सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल सकते हैं। अब एटम कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना हुआ है। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से? तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर आता है एक तो प्रोटॉन, दूसरा आता है न्यूट्रॉन एंड तीसरा आता है इलेक्ट्रॉन। तो एटम इज मेड बाय द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा भी कुछ पार्टिकल्स और भी है, मेसॉन, ओके, पाई मेसॉन, जीटा मेसॉन, टाउ मेसॉन, चाउ मेसॉन, कप्पा मेसॉन, तो ये सारे और भी है, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं, तो उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले। लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होते हैं। ये बात हो गई। अब यहां पर से प्रॉब्लम ये होता है कि जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाइंड हो चुके हैं, हमको पता है कि एटम में ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स किस तरह से होते हैं। तो मान के चलिए ये आपका एटम है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं एंड आउटर साइड ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। ये चीज हम जानते हैं क्योंकि हम पढ़ के आए हैं। लेकिन यदि आपको बोल दिया जाए कि एटम्स, छोटा पार्टिकल पॉसिबल नहीं एटम से, पहला तो ये स्टेटमेंट बोला जाए, बाद में पता चले आपको, एज अ साइंटिस्ट सोचो कि बाद में आपको पता चले कि भाई एटम का भी छोटा पार्टिकल्स तो है, एटम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा अराइज होता है कि ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के चार्ज क्या होंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे एटम के अंदर। आज तो मैं आपको बता दूं कि एटम जो है उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, आउटर साइड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये तो मैं आपको अभी बता दूं। क्यों? क्योंकि आप पढ़ के आए हो और आप समझ पाओगे। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब ये पता ना हो। तो साइंटिस्ट के सामने तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन है तो कहां पर है। तो इसके थ्रू कुछ क्वेश्चन अराइज हुए। अब उस क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन थे उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज हुआ स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में। हाउ टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम विथ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पहले तो डाल्टन ने मान लिया था कि एटम से छोटा पार्ट कोई पॉसिबल है ही नहीं, एटम इज अनकटेबल, इनडिविजिबल। लेकिन जब पार्टिकल्स मिले तो पार्टिकल्स के थ्रू एटम स्टेबल किस तरह से होगा, कैसी अरेंजमेंट होगी ये पार्टिकल की एटम के अंदर कि उसके थ्रू ये स्टेबिलिटी गेन कर पाए। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता था स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन आता था एटम की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की कंपैरिजन के बारे में। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की कंपैरिजन एटम की करनी पड़ेगी। कौन सा एटम जो है वो किस तरह का बिहेवियर रखेगा एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड एज केमिकल प्रॉपर्टी, तो ये सारे पॉइंट डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन आता था। थर्ड पॉइंट, मान के चलो टू डिफरेंट एटम, react each other and form molecules of compound. Then how to explain the formation of compound. तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उसका फॉर्मेशन हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ये भी क्वेश्चन साइंटिस्ट के सामने खड़ा हो गया कि मान के चलो बेटा कि कोई भी दो एटम को आपने साथ में रख लिया तो वो दोनों एटम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, उसकी कोई गारंटी है। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि मैं हीलियम और हाइड्रोजन को साथ में रखूं, रिएक्शन होगा तो क्यों, और नहीं होगा तो क्यों नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि दुनिया में अवेलेबल जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबको एक साथ रख लिया जाए कुछ पार्टिकल्स को तो वो रिएक्शन करेंगे, उसकी गारंटी है। कुछ एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करते हैं तो कुछ एटम के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जब दो डिफरेंट एटम रिएक्शन करते हैं एंड कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो वो फॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, द फॉर्मेशन इज डिपेंड ऑन व्हिच पॉइंट, अंडरस्टूड। तो ये सारे पॉइंट भी एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी था। एंड फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट वन,
कि जब भी एटम के ऊपर आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट पास करते थे, याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे जब भी आप एटम के ऊपर पास करते हो तो एटम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे को एब्जॉर्ब भी कर सकता है एंड इसका ये एमिशन भी कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे जो है वो एटम एब्जॉर्ब भी कर लेता है एंड एमिट भी कर लेता है। तो क्वेश्चन यहां पर ये होता है कि क्यों एब्जॉर्ब करता है, क्यों एमिट करता है। तो यहां पर स्पेक्ट्रम निकल के आएगा जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे। तो बहुत सिंपली बता दूं तो सनलाइट जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे। कोई भी एटम के ऊपर सनलाइट पास करी जाती है तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब भी करता है, सनलाइट को एमिट भी करता है। तो इसके पीछे रीजंस क्या है, ये 4 पॉइंट ऐसे है बेटा कि इसे एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था साइंटिस्ट के सामने। यदि हम मान लें कि एटम इज मेड बाय these 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, तो सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज होने के बाद ये 4 पॉइंट के बारे में एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट को नहीं मिल रहा था। पहला है स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में, दूसरा है कोई भी एटम की दूसरे एटम के साथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की कंपैरिजन के बारे में, थर्ड था 2 डिफरेंट एटम रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, explain the formation of compound, it is the major problem, how to explain the formation of this compound। 2 एटम एक दूसरे के साथ कभी कभार रिएक्ट करते हैं तो कुछ कंडीशन में रिएक्शन नहीं भी करते हैं, तो ये सारे पॉइंट को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। एंड कोई भी एटम के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे को पास किया जाए तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे को एब्सॉर्ब भी कर सकता है एंड एमिट भी कर सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन भी फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। तो ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिसको एक्सप्लेन साइंटिस्ट इनिशियली तो नहीं कर पाते थे, ये इनके सामने चैलेंज थे। अब पूरे चैप्टर को ध्यान से आप देखोगे तो ये 4 पॉइंट जो है ना, यहाँ पर जो 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं वो 4 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन ही इस चैप्टर में है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये 4 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब भी मैं आपको बोलूं कि नोट करिए तो आपको पॉज बटन को दबा देना है और नोट कर लेना है, क्योंकि मैं तुरंत इसे निकाल दूंगा। बेटा बात करनी है हम लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में जो डाल्टन्स की थियरी एक्सप्लेन कर पाती थी, तो कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में जो डाल्टन की थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। तो यहां पर ध्यान रखिए, हम लोगों ने जो थियरी के बारे में बात करी वो थी एटॉमिक थियरी ऑफ डाल्टन, एटॉमिक थियरी ऑफ डाल्टन्स। ओके, अब ये एटॉमिक थियरी ऑफ डाल्टन जो है वो वैसे तो देखा जाए तो गलत थी, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो डाल्टन की थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। और उसका बेस क्या था, एटम इज अनकटेबल, इनडिविजिबल। क्या वो स्टेटमेंट सही था? नहीं। आज हम जानते हैं कि एटम के छोटे पार्टिकल पॉसिबल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। लेकिन उस टाइम पे फिर भी डाल्टन की थियरी जो थी वो कुछ चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती थी। कुछ लॉ ऐसे हैं, कुछ रूल ऐसे हैं जिसको वो बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर पाती थी, जिसमें सबसे पहला रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको बहुत आसानी से ये एक्सप्लेन कर पाती थी। कौन? डाल्टन की एटॉमिक थियरी इसे बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर पाती थी। दूसरा, सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये थियरी को भी डाल्टन की थियरी बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर पाती थी। एंड उसके बाद है लॉ ऑफ
मल्टीपल प्रोपोर्शनल। तो ये 3 पॉइंट जो है वो बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन किया जाता था डाल्टन की एटॉमिक थियरी के थ्रू। जबकि ये थियरी इतनी सही नहीं थी, फिर भी ये रूल को वो एक्सप्लेन कर पाती थी। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि सर ये रूल का क्या है। डोंट वरी बेटा, ये रूल सभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो अभी के लिए रूल के नेम याद रख लो जो डाल्टन की थियरी एक्सप्लेन कर सकती है। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी भी है जो डाल्टन की थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, जैसे कि ग्लास ले लो, ग्लास, ओके, एंड या तो फिर आप ले लो इबोनाइट, और ग्लास और इबोनाइट को आप लोग रब करो किसके साथ, तो उसे रब करो सिल्क के साथ या फिर फर के साथ। आपको पता होगा फर क्या होता है, राइट? तो सिल्क एंड फर के साथ ग्लास और इबोनाइट को आप रब करो तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। द इलेक्ट्रिसिटी will produce, but why this electricity will produce when we rub the glass or ebonite with the silk or fur? It is not explained by the Dalton atomic theory. तो ये explain नहीं हो सकता डाल्टन से। This is not explained by the Dalton atomic theory. तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्यों explain नहीं होता है। समझो, यहां पर बात किस चीज की है? इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन वी रब द ग्लास और इबोनाइट विद द सिल्क और फर, राइट? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब सीधा किसके साथ है? जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी, बात होगी इलेक्ट्रॉन की बेटा। विदाउट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती है। समझ में आ रहा है? जबकि एटॉमिक थियरी ऑफ डाल्टन किस चीज के ऊपर डिपेंड करती थी? एटम इज अनकटेबल, इंडिविजिबल। अब एटम से छोटा पार्टिकल पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी चीज डाल्टन ने एक्सेप्ट कर ली थी और उस अजम्पशन के ऊपर ये डिपेंड कर ली थी। तो तब तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई नहीं थी। अब इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ है वो पता ही नहीं था, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है वो कैसे पता चलेगा? अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो ये पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, जबकि ये 3 पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है। तो अब हमको पता हो गया है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स जो है इससे एटम बनता है, जिसमें हम लोग प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बारे में इस चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, लेकिन पहले ये नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमको बात करनी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि डाल्टन की थियरी कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर पाती थी, कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, जिसमें इतना पक्का है कि एटम जो है उससे भी छोटे पार्टिकल्स पॉसिबल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और इस चैप्टर के अंदर हमें 2 पार्टिकल के बारे में बात करनी है, जिसमें से सबसे पहला पार्टिकल है हमारे पास विच इज इलेक्ट्रॉन। तो अब बात करनी है हमको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से डेवलप हुई उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो याद रखना, सबसे पहला है हमारा माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, माइकल फैराडे करके एक साइंटिस्ट है, और इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्रैक्टिकल किया था जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या किया था? इलेक्ट्रोलाइसिस किया था। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है आप पढ़ चुके हो वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि कोई एक वेसल है और इस वेसल के अंदर हमने सॉल्यूशन भर के रखा है। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और यहां पर हम लोग 2 डिफरेंट प्लेट ले लेंगे। यहां पर हम लोग एक इलेक्ट्रोड एनोड एंड दूसरी इलेक्ट्रोड प्लेट कैथोड बोलेंगे। इसे हम लोग बोल देते हैं एनोड और इसे हम लोग बोल देते हैं कैथोड। तो 2 प्लेट हमने मेटल की रख ली है। यहां पर हमारे पास बैटरी है जिसके थ्रू हम करंट पास करेंगे। अब बैटरी के थ्रू हम लोग करंट पास करने वाले हैं, यहां से वोल्टेज मिलने वाला है।
कैथोड जो है वो बैटरी के नेगेटिव पॉइंट के साथ जुड़ा होता है, इसीलिए इस कैथोड का चार्ज नेगेटिव होता है। एनोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से जुड़ा होता है, मींस एनोड का पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये बैटरी से जैसे ही वोल्ट हम पास करेंगे, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन एंड कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, कैथोड के ऊपर रिडक्शन। याद रखना रिएक्शन कौन से होते हैं? रिडक्शन रिएक्शन अकर ऑन अ कैथोड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर ऑन अ एनोड। एंड ये रिएक्शन जब होंगे तो हो सकता है कि एनोड के ऊपर से मैटर जो है वो रिलीज हो जाए एंड कैथोड के ऊपर जो है वो मैटर डिपॉजिट हो जाए। अभी के लिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि इसके बारे में तो पूरा चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी याद रखो कि एनोड के ऊपर से यहां पर रिलीज होगा क्या? मैटर, एंड मैटर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। अब मैटर है क्या? तो पार्टिकल्स है। किसके थ्रू ये काम हुआ? ये बैटरी के वोल्टेज के थ्रू। एंड वोल्टेज की जब भी बात आती है तो वो वोल्टेज किसके थ्रू होते हैं? इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो यहां पर माइकल फैराडे को ऐसा लगा कि ये जो भी हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स है और इसी वजह से ये पार्टिकल्स यहां पर डिपॉजिट हो रहे हैं और यहां से पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं। तो पार्टिकल्स का रिलीज होना एंड पार्टिकल्स का डिपॉजिट होना ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू वोल्टेज, एंड वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल होने चाहिए, ऐसा माइकल फैराडे को लगा। एंड अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कैथोड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए चार्ज के अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का। आपको सेम पता होना चाहिए कि लाइक चार्ज जो है उनके बीच में रिपल्शन होता है, मीन सेम चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है। तो याद रखना लाइक चार्ज और सेम चार्ज के बीच में बिटवीन क्या होगा? रिपल्शन होगा, रिपल्शन होता है। एंड डिफरेंट चार्ज होते हैं, तो डिफरेंट चार्ज के बीच में क्या होता है? तो डिफरेंट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगा तो डिफरेंट मानेंगे, उसमें अट्रैक्शन होगा। सेम चार्ज मींस दो पॉजिटिव है या दो नेगेटिव है तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। अंडरस्टूड? चलिए अब हम लोगों को यहां पर एक प्रैक्टिकल समझना है। उस प्रैक्टिकल का नेम है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। प्रैक्टिकल बहुत आसान है। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ये प्रैक्टिकल में होता क्या है? तो सबसे पहले आपको एक ट्यूब लेनी है, ग्लास की एक ट्यूब लेनी है। यहां पर आपके पास एक ट्यूब है ग्लास की। ये है ट्यूब ग्लास की, और यहां पर हम लोग एक मेटल की प्लेट रखते हैं। इस प्लेट को हम लोग बोलेंगे कैथोड। रीजन बता रहा हूं मैं अभी थोड़ी देर में। और यहां पर हम लोग एक प्लेट रखते हैं, इस प्लेट को हम बोलेंगे एनोड। हमारे पास एक एनोड प्लेट है, हमारे पास एक कैथोड प्लेट है। अब ये जो है वो यहां पर बैटरी के साथ हम कनेक्ट करने वाले हैं। लेकिन यहां पर जो बैटरी हम लेने वाले हैं वो हाई वोल्टेज बैटरी लेनी है। इसका भी मैं रीजन बताऊंगा, अभी सिर्फ याद रखो आप। हाई वोल्टेज बैटरी यहां पर हमें लेनी है। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये एनोड बनेगा पॉजिटिव, कैथोड बनेगा नेगेटिव। ओके, अब यहां पर हमें क्या करना है? तो ये जो ट्यूब है इसको यहां पर एक पंप के साथ ज्वाइंट करना है। एंड पंप यहां पर क्या क्रिएट करेगा? तो पंप यहां पर वैक्यूम क्रिएट करेगा। ध्यान रखना, पंप यहां पर वैक्यूम क्रिएट करेगा। मींस पंप को हम ट्यूब के साथ ज्वाइन करेंगे तो पंप वहां से एयर को खींचेगा। 100% वैक्यूम क्रिएट नहीं करनी है, हमको यहां से एयर को बाहर निकालना है। इसका मतलब यहां पर हमें लो प्रेशर मेंटेन करना है। गैस के मॉलिक्यूल बहुत कम होने चाहिए, तो लो प्रेशर मेंटेन करना है। तो यहां पर दो पॉइंट समझ लो। हम लोग ट्यूब के अंदर लो प्रेशर को मेंटेन कर रहे हैं,
जबकि वोल्टेज हम हाई दे रहे हैं। इसके भी रीजन मैं बताऊंगा, सब चीज के रीजंस होते हैं बेटा, लेकिन अभी याद रखो हाई वोल्टेज की बैटरी है एंड लो प्रेशर गैस का है यहाँ पर। अब इसके अंदर गैसियस मॉलिक्यूल होंगे बहुत ही कम। हाई वोल्टेज की बैटरी जैसे ही यहां से करंट फ्लो करेगी तो करंट के थ्रू यहां से स्लोली स्लोली कुछ पार्टिकल्स कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं, एंड कुछ पार्टिकल जब कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं तो ये तो दिखते नहीं, विजिबल पार्टिकल नहीं है, तो इसे हम कैसे देख सकते हैं? ये विजिबल पार्टिकल नहीं है तो हमें क्या करना होगा, ये एनोड है, इसकी प्लेट के अंदर कुछ होल कर लीजिए। ये पूरी प्लेट होगी ऐसी, उस प्लेट के अंदर आप होल कर लीजिए छोटे छोटे, एंड यहां पर हम क्या करेंगे तो पीछे की ओर हम लोग यहां पर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखेंगे। इसे हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट भी बोल सकते हो, फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी बोल सकते हो। यहां पर मैं लिख रहा हूं दिस इज फ्लोरोसेंट स्क्रीन, दिस इज फ्लोरोसेंट स्क्रीन, या फिर आप लोग इसे बोल सकते हो फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट और फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये स्क्रीन क्या कर रही है, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल उस स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो वहां पर लाइट होगी, लाइटनिंग होती है वहां पर। ओके, तो यहां से ये तो इनविजिबल है, मींस हम इसे देख नहीं सकते, तो यहां से पार्टिकल जो मूव हो रहे हैं वो एनोड के ऊपर स्ट्राइक करेंगे और एनोड के पीछे जो एक्चुअली फ्लोरोसेंट स्क्रीन है उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, तब जाके हमको पता चलेगा कि कोई पार्टिकल आ रहा है। तो इसको देखने के लिए हमने यहां पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी है। अब होगा क्या, जैसे ही आपने हाई वोल्टेज पास किया कैथोड के ऊपर से पार्टिकल्स एनोड की तरफ जाते हुए हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन है उसके ऊपर ये पार्टिकल जैसे ही स्ट्राइक करेंगे यहां पर लाइटनिंग हो रही है, और लाइटनिंग हो रही है तो लाइटनिंग के थ्रू हमें पता चल रहा है कि यहां पर कोई पार्टिकल आ रहा है। अंडरस्टूड? चलिए, अब पहला पॉइंट ये है कि ये पार्टिकल्स कहां से आए, सबसे पहला क्वेश्चन। तो इसके अंदर कुछ गैसेस होंगे लो प्रेशर में, मान के चलो हाइड्रोजन गैस है, मान के चलो ऑक्सीजन गैस है, मान के चलो नाइट्रोजन गैस है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होंगे बहुत कम प्रोपोर्शन पे, लो प्रेशर है इसलिए। आप वोल्टेज कैसा दे रहे हो, हाई। हाई वोल्टेज यहां पर इस कैथोड प्लेट के ऊपर होगा, इस कैथोड प्लेट के कांटेक्ट में कौन आएंगे, गैसियस मॉलिक्यूल आएंगे, तो वोल्टेज किसके अंदर पास आउट हो जाएगा, गैस के अंदर, मींस गैस के मॉलिक्यूल उस वोल्टेज को एब्जॉर्ब करेंगे, एंड जैसे ही वो एब्जॉर्ब करते हैं अपनी आउटर सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि वोल्टेज कैसा है, हाई, एंड हाई वोल्टेज है तो गैस के मॉलिक्यूल आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं। तो यहां से ये गैस के मॉलिक्यूल बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। ऑक्सीजन O+ में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, नाइट्रोजन N+ में रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। चाहे मॉलिक्यूल या एटम कोई भी है, रिलीज क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, किसी में से भी आप इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, सेम है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के स्लोली स्लोली इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर आते हैं। ये एनोड है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो पॉजिटिव की तरफ ही अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है डिफरेंट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट। अंडरस्टूड? तो यहां से इलेक्ट्रॉन स्लोली स्लोली इस एनोड के ऊपर जाते हैं, फिर फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर जैसे स्ट्राइक करते हैं तुरंत वहां पर लाइटनिंग होती है और हमें पता चलता है कि कोई पार्टिकल वहां पर स्ट्राइक कर रहा है। अब बेटा ये लो प्रेशर क्यों रखा, समझो। गैस का लो प्रेशर इसलिए रखा है क्योंकि यदि मैं हाई प्रेशर रखता तो हाई वोल्टेज हाई प्रेशर में बढ़ जाता, थोड़े बहुत सारे पार्टिकल्स जो है वो थोड़ा थोड़ा वोल्टेज लेके चले जाते, और थोड़ा थोड़ा वोल्टेज यदि इनको मिलता, कम वोल्टेज से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होते। तो कम पार्टिकल्स है और वोल्टेज ज्यादा है, तो हर एक पार्टिकल्स के पास बहुत ज्यादा वोल्टेज आएगा जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर पाएगा। तो हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए है, लो प्रेशर की रिक्वायरमेंट है कि उनके पास सफिशिएंट वोल्टेज आए जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो पाए। अंडरस्टूड? तो यहां से हमें कुछ चीजें देखने को मिलती है, ऑब्जर्वेशन यहां पर हमें देखने को मिलता है। अब इस ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला देखो तो ये पार्टिकल्स कहां से कहां जा रहे हैं, कैथोड से एनोड की तरफ, इसी को हम लोग बोलते हैं कैथोड रे।
क्या बोलते हैं? कैथोड रे, या फिर हम लोग इसे बोलते हैं कैथोड पार्टिकल। इसे हम लोग कैथोड पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं एंड कैथोड रेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि कैथोड के ऊपर से निकल के ये कहां पर जा रहे हैं? एनोड की तरफ जा रहे हैं। क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिले वो देखते हैं, पहले नोट करिए, फिर मैं कुछ यहां पर पॉइंट लिखवा दूंगा। चलिए अब देखते हैं कि कौन से ऑब्जर्वेशन यहां पर हमको देखने को मिले। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमें जो देखने को मिला वो है कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड टू एनोड। यहां पर कैथोड रेज ट्रैवल कर रहे हैं, कहां से कहां बेटा? कैथोड टू एनोड ट्रैवल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? सेकेंड पॉइंट, कैथोड रेज इज नॉट विजिबल। कैथोड रेज दिखते नहीं है। तो इसको देखने के लिए हमने क्या किया? हमने एनोड के अंदर होल कर लिया और पीछे की तरफ क्या रख दिया? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। सो ये दिखते नहीं है, इसीलिए हम कैथोड रेज को किसके ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं? सो वी कैन स्ट्राइक दिस कैथोड रेज ऑन फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन किससे बनती है ये भी याद रखो। ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन जिंक सल्फाइड से बनती है। जिंक सल्फाइड से ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन को बनाया जाता है। तो स्ट्राइक जब भी ये कैथोड रेज फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर करेंगे वहां पर लाइटिंग होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बता दूं तो आपकी टेलीविजन, आपके घर पे जो टीवी है उसमें होता क्या है? जो स्क्रीन है जहां पर आप पिक्चर देख रहे हो वो है फ्लोरोसेंट स्क्रीन, और इसके पीछे होता है कैथोड ट्यूब। वो कैथोड ट्यूब से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर जहां पर आप पिक्चर देख रहे हो। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की हम एब्सेंट ले लें तो ये पार्टिकल जो है वो सीधे चले जाते हैं, स्ट्रेट चले जाते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट, प्रॉपर्ली लिखे तो एब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, यदि इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंट है तो ये कैथोड जो है, कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट चले जा रहे हैं। जैसे कि कैथोड से एनोड की तरफ जो जा रहे हैं वैसे वो स्ट्रेट चले जा रहे हैं। इट ट्रैवल स्ट्रेट। व्हेन स्ट्रेट कब जा रहे हैं बेटा? सीधे कब जा रहे हैं ये? जब हमको पता है कि यहां पर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है तब। फोर्थ नंबर, with presence of electrical and magnetic field, with presence of electric and magnetic field क्या होगा? यदि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस है तो कैथोड रेज behave like नेगेटिव पार्टिकल्स। ये नेगेटिव पार्टिकल की तरफ बिहेव करते हैं। कैसे? देखो मैं आपको बता दूं। मान के चलो यहां पर आपकी ये कैथोड ट्यूब है, छोटा वर्जन यहां पर बता रहा हूं मैं। यहां पर आपका आ गया कैथोड, यहां पर आ गया एनोड, पीछे आ गई फ्लोरोसेंट स्क्रीन। यहां से हमने इसको कनेक्ट कर लिया हाई वोल्टेज बैटरी से। ओके, चलिए ये है आपका हाई वोल्टेज बैटरी।
अब जैसे ही ये हाई वोल्टेज बैटरी से आप करंट फ्लो करोगे, यहां से कैथोड रेज निकलने वाले हैं, राइट। यदि यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है तो ये सीधे ही चले जा रहे हैं। लेकिन मान के चलो मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज रख लूं, ट्यूब के ऊपर की सरफेस के ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज रख लूं तो क्या होगा? जैसे ही मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी तरफ अट्रैक्शन दिखाता है। अब इसकी तरफ अट्रैक्शन दिखाता है, इसका मतलब क्या है कि ये पार्टिकल्स खुद नेगेटिव होंगे, तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। मींस हम ऊपर से इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो पार्टिकल उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट मींस कैथोड रेज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज होंगे। यदि इससे उल्टा काम करें कि यहां पर मैं नेगेटिव चार्ज ले लूं, तो यदि मैं नेगेटिव चार्ज ले रहा हूं तो ये पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यदि ये पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नेगेटिव के साथ इस नेगेटिव का क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, these particles are behave as a negative charged particle। तो खुद नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल है, ऐसा इनका बिहेवियर होगा। तो ये नेगेटिव पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है एंड फिफ्थ पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैथोड पार्टिकल्स does not depends on matter of electrodes and nature of gas। देखिए यहां पर गैस कौन सा है वो इंपॉर्टेंट है क्या? हमें तो मतलब किससे है? इलेक्ट्रॉन से। चाहे कोई भी गैस होगा वो रिलीज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन। एंड कोई भी गैस से इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अलग बिहेव करेगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अलग बिहेव करेगा, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रॉन आ इलेक्ट्रॉन, तो यहां से इलेक्ट्रॉन तो जरूर बाहर निकलने वाले हैं। तो गैस का नेचर चाहे कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है। और यहां पर हमने इलेक्ट्रोड की मैटर को चेंज कर लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या है? इलेक्ट्रिक, यहां से हाई वोल्टेज जो आ रहे हैं वो हाई वोल्टेज को गैस को पास करना। तो यहां पर जो कैथोड है वो हाई वोल्टेज को पास कर रहा है, एनोड जो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, बस दैट्स इट। तो इतना सा ही दोनों में डिफरेंस है, समझ लो। तो ये दोनों का वर्क है, गैस चाहे कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन रिलीज होने ही वाले हैं। यहां पर आपने कोई भी मैटर रखी है, वहां से वोल्टेज पास होने ही वाले हैं। हाँ, सिर्फ इतना पक्का है कि आपको जो मैटर लेनी है वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाए ऐसी मैटर लेनी है। अंडरस्टूड? तो वो कंडक्टर होना चाहिए, वो ध्यान में रखना है। वैसे इलेक्ट्रोड ऑलवेज कंडक्टर ही होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से पास ही ना हो ऐसे कोई इलेक्ट्रोड हम यूज नहीं करते, कभी भी नहीं करते। ओके, तो ये हो गया आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि यहाँ से जो निकले हुए पार्टिकल्स है, यहाँ से जो निकले हुए पार्टिकल्स है वो नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल है और बाद में उनको इलेक्ट्रॉन के नेम से जाना गया, जो कि इसमें से निकल के आ रहे हैं, गैस में से निकल के आ रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर हमने आज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट किया है। इस लेक्चर को आज ही एक बार और रिपीटेडली देख लीजिए, एक बार अच्छे से नोट डाउन करके लिख लीजिए। आपने देख लिया, नोट डाउन कर लिया, आफ्टर दैट याद करने के बाद 1.5x स्पीड के ऊपर इस लेक्चर को दोबारा देखिए, या 1.25x स्पीड के ऊपर इस लेक्चर को दोबारा देखिए। 24 आवर्स तक तो ये लिंक आपके पास अवेलेबल है, तो आप कभी भी इसका यूज कर सकते हो। जैसे लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे, मैं आपके समक्ष हाजिर हो जाऊंगा और ये लेक्चर को दोबारा आप सुन सकते हो। अंडरस्टूड? तो पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से देखिए, रिवीजन करिए, और कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दे दिया है, ओके? तो वो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आता है कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना बेटा, ओके? एंड पढ़ाई करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।